हेलो एवरीवन। आज की वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ एक बात बोलेंगे और पूछेंगे। अगर आप गौर करो तो मार्केट की गिरावट से परेशान कौन है? मार्केट की गिरावट से सिर्फ वही परेशान है जो किसी से पूछ पूछ कर ट्रेड करते हैं, लेकिन जो खुद से एजुकेटेड हैं, मार्केट को समझते हैं, मार्केट को जानते हैं, वो बिल्कुल परेशान नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, मंडे, ट्यूसडे या आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा है, समझा है, सीखा है, जाना है। और इसीलिए तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, गुड न्यूज़ ये है कि 10 अक्टूबर से जो हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन क्लास शुरू हो रही है, वहाँ पर आप आराम से सीख कर इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, चाहे फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, इक्विटी हो, कहीं भी कर सकते हैं। और बिग गुड न्यूज़ है कि अब उसी फी में हम वो लेकर आए हैं जो आप लंबे समय से डिमांड कर रहे थे। जी हाँ, जहाँ तक आपको पता है कि ये क्लास का पूरा सिस्टम 10 दिन की क्लास 90 दिन की हैंड होल्डिंग होती थी, उस 90 दिन में अब हमने ऐड कर दिया है हर 15 दिन पे एक सेशन। जी हाँ, हर 15 दिन पे सेशन, रिवीजन सेशन, डाउट सेशन, मार्केट एनालिसिस सेशन, बहुत कुछ आपको मिलेगा। यानी 6 सेशन एक्स्ट्रा, जिससे जो बिगनर्स आते हैं ना, डरते हैं, अरे भैया हम किसी को पैसा दें ना दें, सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे। तो वहाँ पर 10 दिन की क्लास के बाद जब इस तरीके से 3 महीने तक हर 15 दिन पे क्लासेस मिलेंगी, तो आपका ज्ञान अनदर लेवल पे जाएगा, जहाँ पर आप हर एक मार्केट के छोटे बड़े इवेंट को समझ सकते हो और बेहतर ट्रेड बन सकते हो। तो मौका ना जाने दें, 9708094321 पे कॉल करें और टीम से बात करें, क्योंकि लेडीज़ के लिए, आर्मी पर्सन के लिए और हैंडीकैप पर्सन के लिए डिस्काउंट है, और साथ में बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, जहाँ पर ट्रेडिंग जनरल हो, स्क्रीनर हो, स्टडी मटेरियल हो, 5 स्टार स्ट्रैटेजी हो, बहुत कुछ है। तो जल्दी से कॉल करें और मौका जाने ना दें, क्योंकि लिमिटेड सीट बची भी है और हम लोग लिमिटेड स्टूडेंट को लेते हैं, क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटी हम बहुत सारे स्टूडेंट को एक साथ एक बैच में बिल्कुल नहीं दे सकते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके? देखिए, अभी युद्ध छिड़ चुका है इजराइल और हमास के बीच, और वहीं पर सब लोग परेशान हैं स्टॉक मार्केट को लेकर। लेकिन यहाँ पर मैं आज का विषय शुरू करने से पहले 2 लाइन बताना चाहूँगा, शायद आप लोगों ने सुनी भी हो, कि मर जाता है हृदय का विश्वास, युद्ध लाता है इतना ज़्यादा विनाश, मानवता भी शर्मा जाती है और इंसान ही इंसान का करता है नाश। क्योंकि फोटोज़ इतनी ज़्यादा इस तरह की डिस्टर्बिंग आ रही हैं वहाँ से, कि देखना, सोचना और समझना बहुत अजीबो गरीब हो रहा है। वहाँ पर आप सबको पता है कि रसिया और यूक्रेन का वार आप सब देखे हैं और अभी तक चल रहा है। तो क्या हुआ, कैसे हुआ? तो यहाँ पर इन चीज़ों को समझने के लिए कि मार्केट पर एक लाइन में ये बता दिया जाए क्या असर होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले, वॉर किसके बीच है, हमारा व्यापार इसराइल के साथ कैसा है, क्योंकि व्यापार अगर अच्छा होगा और किस किस चीज़ में होगा वहाँ पर ध्यान देना है। हमारी किस इंडियन कंपनी ने वहाँ पैसा लगाया है, जिससे उस कंपनी के शेयर होल्डर का इम्पैक्ट होगा। फिर हम पूरी निफ्टी की हिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे कि जब जब इवेंट वाइज कुछ हुआ है तो उसका कैसा इम्पैक्ट आया है, वो देखना पड़ेगा। और फिर हम रसिया और यूक्रेन को भी मिलाएंगे, तब एक पूरी समरी बना पाएंगे कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, पैनिक करना चाहिए, डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। तो जो भी नए लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं। और वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से एक एक डेटा को कलेक्ट किया है हमने आपके लिए। तो वीडियो का पहला पार्ट ये है कि भैया इसराइल और हमास कौन है। तो इसराइल एक मिडिल ईस्ट कंट्री है और हमास जो फिलिस्तीन का एक मिलिट्री ट्रूप है, और ये भी मिडिल ईस्ट का हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस वॉर के डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पर आप सबको पता है कि सैटरडे 7 अक्टूबर 2023 को गाज़ा के हमास ने अचानक मॉर्निंग में इसराइल पर अटैक कर दिया। और ये अचानक अटैक इसराइल को 50 साल पुराने वॉर की याद दिला दिया। अब आप कहोगे ये 50 साल पुराने वॉर की आप बात चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इसराइल मिलिट्री पर बिल्कुल इसी तरह का अटैक किया था, और उस वक्त इसराइल फोर्स बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था इस अचानक अटैक के कारण। आई बात समझ में? अब यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है, कहानी तो बहुत सारी है, बट लास्ट वीक इसराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा को एक बहुत ही मामूली सा, बहुत ही छोटा सा मिलिट्री ट्रूप बताया था। ठीक है, और कहा कि भैया गाजा स्टेबल इन स्टेबिलिटी के कंडीशन में है। अब
ये इनको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये एक अपने आप में मजाक उड़ाने वाली बात हुई। जो ऐसा कहा जा रहा है कि भैया हमें बहुत छोटा सा ग्रुप बना दिया, उसके अगेंस्ट में कहानी है। बट मुझे इसके पीछे बहुत ही बड़ा सिर्फ इन दोनों की कहानी नहीं लगती। इन दोनों की कहानी क्यों नहीं लगती है? क्योंकि इन दोनों के बीच झगड़े इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ को ट्रैक करते होगे तो अनगिनत कहानियाँ हैं। बट यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल गेम अनदर लेवल पे चल रहा है, और वो पॉलिटिकल गेम ने ही इसको शुरू किया है, ऐसा मेरा मानना है। जहाँ पर 5,000 मिसाइल से इसराइल पर अटैक हुआ, 200 लोगों की मौत हो गई, इस तरह की बातें आ रही हैं। और इसराइल के पीएम ने कह दिया कि स्टेट ऑफ वॉर, मतलब अब ओपन वॉर होने वाला है। ये अपने आप में एक बिग बोल्ड स्टेटमेंट है। तो यहाँ तक शॉर्ट में हम समझ गए कि भैया इसराइल हमास और वॉर कैसे क्या शुरू हुआ, किसने कब किया करके। अब इसमें हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे संबंध कैसे हैं, हम कैसे व्यापार कर रहे हैं, व्यापार कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो 1992 में इंडिया और इसराइल के बीच $200 मिलियन का ट्रेड होता है, जो 2023 तक बढ़कर $10.1 बिलियन में पहुंच गया। मिलियन से बिलियन में पहुंच गया। एशिया में इंडिया इसराइल का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, थर्ड लार्जेस्ट, भूलिएगा मत। और ग्लोबली सेवंथ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। अप्रॉक्स 300 इजरायली कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है, और इंडिया से इसराइल में मेजर एक्सपोर्ट है डायमंड, प्रीसियस मेटल, केमिकल प्रोडक्ट, टेक्सटाइल आर्टिकल, रिफाइंड पेट्रोलियम, ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट, इस तरह की। ओवरऑल इंडिया से इसराइल अप्रॉक्स 3,480 कमोडिटी एक्सपोर्ट होता है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया टू इसराइल एक्सपोर्ट वैल्यू था $4.79 बिलियन, और 2023 में ये हो गया $8.45 बिलियन। आप समझो कि सिर्फ साल में डबल हो गया, यानी ये बढ़ रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी आपको ये तो चीज़ होगी, हो ही गया कि ट्रेड रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और पीएम मोदी ने इसराइल पे इस अटैक को टेरर अटैक बताया है। इसराइल में रहने वाले इंडिया के सिक्योरिटी के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया पर जब भी अटैक हुआ है, चाहे वो कारगिल हो या अदर पार्लियामेंट हो, इसराइल हमेशा खड़ा रहा है। और इसराइल बहुत ही डिफेंस में बहुत ही पावरफुल है, उसके पास बहुत हाई टेक्निक है, और उन सारे कई हथियार इसराइल के द्वारा इंडिया को दिए गए थे उस समय सपोर्ट के लिए, जब कारगिल वार था। और उस कारगिल वार में बहुत सारे हथियार का यूज़ हुआ है। अगर कोई उस चीज़ को जानते हो, इंटरनेशनल न्यूज़ को ट्रैक करते हो, तो उन्हें पता होगा। रिपोर्ट कह रही है कि 18,000 इंडियन वहाँ फंसे हुए हैं। एयर इंडिया से अभी आने जाने वाली फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई है। तो यहाँ तक की कहानी अब आपको समझ में आ गई है। अब अगर हम इसराइल में इंडियन कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बारे में, यानी जो स्टॉक स्पेसिफिक है, वो देखते हैं, तो जैन इरिगेशन जो लिस्टेड कंपनी है ना, इनकी सब्सिडरी कंपनी नांदन जैन इरिगेशन इसराइल में ऑपरेट करती है। दिस इज द वन कंपनी जहाँ निगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। इसके बाद 2016 में विप्रो ने इसराइल की कंपनी गिवॉन को $79 मिलियन में एक्वायर किया था। यानी सिंपल भाषा में क्या हुआ, विप्रो का इन्वेस्टमेंट इसराइल में हो गया। ये सेकंड कंपनी। तीसरा, इसके बाद एलएनटी ने 2017 में इसराइल के जेरूसलम में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया था, और इस सेंटर में डेवलपमेंट होता है एसिस सॉल्यूशन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड सिक्योरिटी सॉल्यूशन। तो वहाँ इसके अलावा ऑफिस भी ओपन किया था। तो इनडायरेक्ट तौर पे एलएनटी हो गया। एसबीआई ने टेल एविव में ब्रांच ओपन किया है, इनडायरेक्ट तौर पे एसबीआई हो गया। इसराइल का जो टारो फार्मास्यूटिकल्स है, उसमें इंडियन फार्मा कंपनी सन फार्मा का 66.7% का स्टेक है। तो ये एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हो गया। अब आते हैं, एक अदानी ग्रुप की कंपनी है। अदानी पोर्ट ने इसराइल के हैफ्ता पोर्ट में $785 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है दिसंबर 2022 में। तो इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपनी आप पकड़ पा रहे हो, जैसे अदानी पोर्ट पकड़ पा रहे हो, सन फार्मा पकड़ पा रहे हो, एलएनटी पकड़ पा रहे हो, विप्रो पकड़ पा रहे हो, जेन इरिगेशन पकड़ पा रहे हो। तो ये सब क्या होंगे, ये सब इम्पैक्टफुल की कहानी में आ जाएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर इनके इन्वेस्टर को परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखिए जब न्यूज़ आई है इम्पैक्ट होगा, तो वेट एंड वॉच कीजिए। वेट एंड वॉच क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर आपको रिलेट करने वाला हूँ रसिया और यूक्रेन से
लास्ट में। अब हमने आपको क्या बोला था, हम देखेंगे कि जब भी इजराइल में इस तरह की कंडीशन हुई है तो इंडियन मार्केट कैसा परफॉर्म किया है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 27 दिसंबर 2008 को इजराइल 22 दिन का मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च किया था गाजा में। उस वक्त निफ्टी 2.85% गिरा था। इसके बाद 14 नवंबर 2012 में इजराइल ने हमास मिलिट्री चीफ को के स्टाफ को मार दिया था और 8 दिन तक रॉकेट फायर और इजराइल एयर स्ट्राइक हुआ था। उस वक्त निफ्टी अप्रॉक्स 4.98% बढ़ा था। कहने का सेंस है कि एक बार आपने देखा गिरा, एक बार देखा बढ़ा। इसके बाद 2014 में जुलाई और अगस्त में हमास ने 3 इजराइल बच्चों को किडनैप करके मार दिया था, जिसके बाद 7 दिन वॉर चला था। उस वक्त भी निफ्टी 4.5% बढ़ी थी। वो सब कहानी अलग थी, याद रखिएगा। लेकिन उसमें रिसेंट में अगर हम जैन 2023 में आते हैं तो गाजा ने इसराइल पे रॉकेट वार किया था। उस वक्त मार्केट अप्रॉक्स 2.50% गिरा था, यानी ऑलमोस्ट 50-50 की कहानी है। तो यानी इसराइल और इनके बीच के वॉर की कहानी का कुछ खास इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, बट ये वॉर अलग है। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये अभी तक का जो इन लोगों के बीच का वॉर है 1973 के वॉर के बाद की, तो ये सबसे अलग है, जो ध्यान देने वाली बात है, जिस पे नज़र रखने वाली बात है। बट इस नज़र को हम कैसे रिलेट करेंगे अब हम वो आपसे बताते हैं। जैसे पहली कहानी अगर हम ये देखते हैं कि अभी तक जितने भी छिटपुट हुए उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। दूसरा, हम खुद ये कह रहे हैं कि 1973 के बाद का सबसे बड़ा सरप्राइज अटैक है, और जब भी जियो पॉलिटिकल टेंशन होती है तो इम्पैक्ट दिखता है। वहाँ पर क्या होते हैं, क्रूड के प्राइस बहुत तेज़ी से भागते हैं, गोल्ड के प्राइस भागते हैं। क्यों? क्योंकि इनको सेफ एसेट माना जाता है, और वहाँ पर इनके प्राइस भागते हैं गोल्ड के, बुलियन के, तो स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है, क्योंकि ये अनसर्टेन होता है। जहाँ पर लगता है अभी इकोनॉमी कैसे ऊपर नीचे होगी, तो स्टॉक मार्केट गिरता है। तो यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हो रसिया और यूक्रेन से। हम इंडियन इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ कि रसिया और यूक्रेन में वॉर हुआ, कुछ दिन का इम्पैक्ट था। वो कुछ दिन के इम्पैक्ट के बाद वॉर देखो लगातार चलता रहा और होता रहा और हो रहा है, स्टिल ख़त्म नहीं हुआ। बट क्या हुआ, वो इम्पैक्ट कुछ दिन रहा, उसके बाद वापस से इंडियन स्टॉक मार्केट वापस अपनी जगह पे आके, और उससे भी बड़े ऊपर जगह पे आके खड़ा हो गया, ठीक है। सेम स्टोरी आज भी होने वाली है, नोट करके रख लीजिए, सेव करके रख लीजिए। ये जो भी होगा सब कुछ का एक शॉर्ट टर्म टेम्पररी इम्पैक्ट होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होना है। तो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट, कहीं से पैनिक मत कीजिए, बल्कि आप सिंपल, क्योंकि रसिया और यूक्रेन वो वॉर है जो मार्केट में नए लोग आए हैं वो भी देख रहे हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट, डरिए मत, पैनिक मत करिए। मंडे को अनाप शनाप कोई भी इधर उधर की आधी अधूरी नॉलेज वाली में पोजीशन को ना डिसॉल्व कीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर वर्ड यूज़ किया है, ट्रेडर वर्ड अभी यूज़ नहीं किया है, दोनों अलग होते हैं। तो आपके लिए होना चाहिए कि अगर मार्केट गिरता है तो वहाँ पर जो अच्छे शेयर के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ऊपर से करेक्ट किया है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एज एन इन्वेस्टर के तौर पर नीचे में अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करने की, एज पर साफ सुथरी हिस्ट्री डेटा के आधार पर। अब आते हैं ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपकी कोई भी पोजीशन है तो मंडे को रिएक्ट कैसा होगा ये तो मंडे बताएगा, क्योंकि हम भगवान नहीं है तो हम गलत हवाबाजी नहीं कर सकते हैं, ये हमारा काम नहीं है। बट आई विल रिक्वेस्ट कि एक ही चीज़ जानिए, ट्रेडर बाय करके भी पैसा कमाता है तो सेल करके भी पैसा कमाता है। अगर बाय द वे मार्केट में 3 दिन 4 दिन का एक सेल पीरियड रहता है, तो फिर से अब ट्रेडर को मैं ले जाता हूँ रसिया और यूक्रेन की दुनिया में। जब मार्केट गिरा था तो वो 2 दिन का पैनिक था जो सडन न्यूज़ पे गिरा, उसके बाद क्या हुआ, प्रॉपर से टेक्निकल बेसिस पे आपको सेल करके पैसा कमाने का मौका दिया। तो ये दोनों चीज़ें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर ट्रेडर को मौका देती है। तो आई विल रिक्वेस्ट ट्रेडर इस बात को समझें और जानें। अब आता हूँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, जो मैं कह रहा था ना कि ये सिर्फ इनके बीच का वॉर नहीं है। एक्चुअली जो मुझे लगता है वो यूएस को कुछ कमज़ोर करने की कहानी है। क्रूड का प्राइस बहुत तेज़ी से अगर बढ़ता है तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस हायर एंड प्राइस को सस्टेन करना, क्योंकि आप सबको पता है कुछ दिन पहले जो अमेरिका की डिटेल वीडियो बनाई थी नेक्स्ट बिग क्राइसिस करके, वहाँ पर अमेरिका की हालत बहुत ही ख़राब है। तो यहाँ पर ये जब बड़े स्तर पे पॉलिटिकल गेम होते हैं तो वो इस तरीके से होते हैं। तो वहाँ पर अमेरिका जिसके पास पैसे ही ख़त्म है, शट डाउन की कहानी थी, उसकी इकोनॉमी अंदर ही अंदर खोखली की तरफ बढ़ रही है, डेट बढ़ रहा है, 2008 के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं हर एक बेड लेवल पर, हर एक पैरामीटर पर। तो वहाँ पर ये जो चीज़ें हुई हैं शायद अमेरिका को कमज़ोर करने के लिए हो रही हैं। ऐसा भी एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। तो क्या है, कैसे है, वक्त बताएगा, बट कहानी यही है जहाँ पर हमें पैनिक नहीं करना है,
बस रसिया और यूक्रेन के एग्जाम्पल को समझते हुए फॉलो करना है और प्यार से मार्केट को हैंडल करना है। आई होप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।